जय साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार, स्वस्थ और मस्त होंगे साथी, और पूरी ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे मित्र। और इसी सेशन में हम लोगों ने जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करा था साथी, आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आपसे बात करूं साथी तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा ये 16 है, यानी कि 16वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं साथी, और ऐसे ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है मित्र जो आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़े मित्र, और अंत तक प्रश्नों को देखें और हमें आप अपना स्कोर भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है साथी, बाकी अपने लोगों तक भी इसको शेयर करें। आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके की क्वेश्चन आपको सामने लाया जाएगा साथी, बेहतरीन तरीके के प्रश्नों का संकलन है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। यानी कि आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द की जरूरत है साथी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लें साथी, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा करके आप देख लें, हर प्रैक्टिस सेट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात करता है। चलिए, अगर मैं बात करूं जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या कहते हैं साथी, तो आप बताएंगे। तब तक मैं आपसे बात करूं अंत्यज किसे कहते हैं, तो जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो साथी, है ना, क्या, जिसका जन्म जिसका जन्म जिसका जन्म निम्न निम्न कुल में हुआ हो, कुल में हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या चीज बात कर रखा साथी, इन्हें कह रखा था कि हमको जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, क्या उसको हम लोग अंडज कहते हैं, ये क्या उसको पक्षी कहते हैं, या अंडाणु कहते हैं, या फिर अंडज कहते हैं। तो क्या होगा साथी, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही होगा। अंडज कहते हैं, अर्थात जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं साथी। चलिए आपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या चीजें हैं। देखिए कह रहा है निम्न में से अमृत का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। अनेकार्थक शब्द बताना साथी, यानी अमृत के कौन कौन से शब्द अर्थ और भी हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या अमृत मतलब स्वर्ण भी होता है, दूध भी होता है, पारा भी होता है, मोती भी होता है, क्या कौन इसमें से नहीं होता है। अर्थात एक ऐसा है जो जो किसका अर्थ नहीं होगा, अमृत का अर्थ नहीं होगा, और वही आपको बताना है कि अमृत का इसमें से कौन सा है जो अर्थ नहीं होगा। तो देखिए अमृत का मतलब क्या होता है, स्वर्ण भी होता है, और क्या होता है, दूध भी होता है साथी, पानी भी होता है, पारा भी होता है। अमृत का मतलब क्या होता है, पानी भी होता है। ठीक है, तो ये सब के सब होते हैं हमारे क्या चीज, अमृत के क्या होते हैं, अनेकार्थक शब्द होते हैं साथी। लेकिन मोती नहीं होता है ना, मोती नहीं होता। और मोती शब्द कैसा साथी बात करूं तो ये पुल्लिंग होता है, इस बात को आप याद रखेंगे कि मोती की अगर मैं बात करूं साथी, मोती की बात करूं मैं, दही की बात करूं मैं, तो अक्सर आपको लग रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन मित्र ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या चीज है। देखिए कह रहा अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस कथा वस्तु है। यानी कि जो अमृतलाल नागर थे, इन्होंने जो एक कथा वस्तु लिखा था, क्या, मानस का हंस, ये आपको बताना है कि कौन सी कथा वस्तु है। क्या ये बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन था, या फिर ये ह्रासोन्मुख बुद्धक कालीन भारत का था, या फिर लोरिक चंदा की लोक कथा थी, या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास था साथी। तो ना ही ये बुंदेलखंड का था, ना ही ये सन्मुख था साथी, ना ही लोरिक चंदा की कथा थी, बल्कि ये था क्या, तो ये तुलसीदास का मानसिक विकास की कहानी थी साथी, इसी पर बना था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी, यानी मानस का हंस अगर कथा वस्तु बात करें साथी तो ये तुलसीदास के जीवन पर बना था। एक सामान्य व्यक्ति की तरह तुलसीदास जी को इसमें प्रेजेंट किया गया साथी। और तुलसीदास जी के बारे में आप जान रहे होंगे कि तुलसीदास की बहुत सारी कृतियां हैं, और तुलसीदास के जीवन की आपसे अगर मैं बात करूं साथी तो तुलसीदास का जीवन शुरुआती दिनों में काफी सामान्य तरीके से रहा। फिर आपने देखा होगा कि पत्नी की वजह से तुलसीदास जी ने क्या किया, अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके दूर चले गए, और फिर इसके बाद वो तुलसीदास क्या हो गए, तुलसीदास हो गए। अर्थात उन्होंने एक अच्छे तरीके से, मतलब उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। अगर मैं बात करूं साथी आपसे किसकी, रामचरितमानस की मैं आपसे बात करूं कि रामचरितमानस की रचना कौन किया था, तो रामचरितमानस की आपसे बात करूं साथी, रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं आपसे, रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस हो गया, और किसकी मैं बात करूं, रामलला नहछू हो गया साथी, किसकी, रामलला नहछू हो गया। मैं अगर और आपसे बात करूं, बरवय रामायण हो गया साथी, बरवय रामायण,
ठीक है। बरवे रामायण की आपसे बात करूं, बरवे रामायण हो गया, ठीक है। हनुमान बाहुक की बात करूं, हनुमान बाहुक की भी रचना किसकी है? तो सब की सब ये तुलसीदास की रचना है साथी, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास कैसे कवि थे? तो ये साथी क्या थे? तुलसीदास जो थे ये सगुण काव्य धारा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो गंगा मैया किसके हैं भैया? नागार्जुन के, या फिर भैरव बाबा के अर्थात भैरव प्रसाद गुप्त, या फिर राही मासूम रजा, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। देखिए आसानी से कैसे याद रख सकते हैं मित्र, इसको समझिए। गंगा मैया और भैरव बाबा आराम से आप याद रख सकते हैं। गंगा मैया और भैरव बाबा यानी काल भैरव का नाम आपने सुना होगा। अर्थात गंगा मैया का जो उपन्यास था ये इसके लेखक कौन रहे? तो वो भैरव प्रसाद गुप्त रहे साथी, भैरव प्रसाद गुप्त रहे। किसके? तो भैरव प्रसाद गुप्त रहे गंगा मैया उपन्यास के लेखक। की बात मैं करूं तो कौन थे इसके? देखिए आगे कौन से हैं? ये राही मसूम रजा की अगर मैं कृतियों की बात करूं साथी, तो आधा गांव, नीम का पेड़, ओस की बूंद, ये सब की सब रचनाएं किसकी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राही मसूम रजा की है साथी। अगर मैं बात करूं नागार्जुन की, तो ये गुलाबी चूड़ियां किसकी हैं? गुलाबी चूड़ियां भी नागार्जुन की रचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं साथी, तो बादल को घिरते देखा, कई बार इसको एग्जामों में पूछ रखा है, भारत बादल को घिरते देखा साथी किसकी है? तो नागार्जुन की रचना है ना। नागार्जुन को बाबा के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे साथी, बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध थे नागार्जुन, तो इसको भी याद रखिएगा, नागार्जुन को बाबा के नाम से भी जाना जाता था। भैरव प्रसाद गुप्त की बात करूं साथी, तो शोले हो गया, जंजीरें हो गई, और नया आदमी, ठीक है, प्रेम कथा, ये सब की सब इंपॉर्टेंट है। और किसकी रचना है? तो भैरव प्रसाद गुप्त की रचना है साथी। चलिए नंबर 5 है आपके सामने के निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डॉट 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 साथी आगे क्या कर रखा? खराब कर रखी है। क्या मिट्टी खराब कर रखी है, सूरत, या फिर बालू, या फिर दिमाग? आपको बताना है। तो आप में मैक्सिमम लोग कहेंगे कि सर ये दिमाग इसमें आएगा, लेकिन नहीं साथी, दिमाग नहीं। जो लोग देखिए आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है साथी, मिट्टी खराब कर रखी है। अर्थात मैं आपसे बात करूं तो जो पुरानी परंपराएं हमारी थी, जो पुरानी सभ्यता की मैं बात करूं, संस्कृति की बात करूं साथी, वो अब धीरे धीरे बदल रही है, धीरे धीरे चीज खत्म, विलुप्ति के कगार पे होती जा रही है साथी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है साथी, ये बिल्कुल ही सही होगा। चलिए चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए मुहावरा और लोकोक्ति दो चीजें होती है साथी। मुहावरा जो होता है, मैंने आपको बताया कि मुहावरा जो होता है हमारा ये कंप्लीट वाक्य नहीं होते हैं, लेकिन लोकोक्ति हमारे क्या होती है? कंप्लीट वाक्य होती है साथी। लोकोक्ति का मतलब हमारे समाज में जो प्रचलित कुछ वाक्य वक्तव्य होते हैं वो चीजें होती है साथी। तो यहाँ पे कर रखा चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या सुख से रहना, या धीरे धीरे काम करना, या बात पर अड़े रहना, या प्रतीक्षा करना? तो बिल्कुल स्पष्ट है साथी, चैन की बंसी बजाना मतलब बहुत ही कैसे? सुख शांति से रहना, बिल्कुल ही सुखी रहना, यानी सुख से रहना, ये बिल्कुल ही इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए आगे आपसे और कुछ मुहावरे की मैं बात करूं साथी, तो कुछ मुहावरे और लिखा है कि आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत क्या करना? मोल लेना, ठीक है। मुसीबत, मुसीबत क्या करना? मोल लेना, ठीक है साथी, मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। आगे मैं बात करूं आपसे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का मतलब क्या होता है? अपनी बड़ाई खुद करना, ठीक है। अपनी बड़ाई, अपनी बड़ाई क्या करना? खुद करना, खुद करना, इसका बिल्कुल ही सही होगा, अपनी बड़ाई खुद करना। चलिए आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है साथी? धोखा देना, धोखा देना, है ना। वो तो मेरे आंखों में धूल झोंक कर चली गई, धोखा देना साथी, क्या होगा? धोखा देना, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं, अंग अंग फूले ना समाना साथी, मतलब बहुत ही प्रसन्न होना, बहुत ही प्रसन्न होना। और हम सबके जीवन में वो दिन आएगा साथी, आप सबके जीवन में वो दिन आएगा जिस दिन हमारे शरीर पे, हमारे बदन पे क्या होगा साथी? वर्दी होगा। उस दिन क्या होगा? फिर अंग अंग फूले न समाना बिल्कुल ही चरितार्थ होगा, आप सबके साथ होगा साथी। चलिए तो क्या होगा? बहुत ही प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत ही प्रसन्न होना। चलिए आगे मैं बात करूं, ईद का चांद होना साथी, तो ईद का चांद होना मतलब दिखाई ना देना साथी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, दिखाई न देना, दिखाई न देना। चलिए आगे मैं बात करूं, 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या करना साथी? भाग जाना, यानी कि रफू चक्कर होना, भाग जाना होगा। 9 2 11 होना का मतलब क्या होगा? भाग जाना, ठीक है, भाग जाना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या चीज कह रहा है। देखिए
लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला कवि कौन था? लोग भूल गए, इस पर किसको साहित्य अकादमी मिला गया था? देखिए आसानी से इसको कैसे याद रखेंगे, एक सेकंड में एक ट्रिक। देखिए इसका सही जवाब आपसे बताएं साथी तो होगा रघुवीर सहाय। और रघुवीर किसे कहते हैं? रघुवीर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना? तो रघुवीर अर्थात रघुकुल के वीर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कह सकते हैं साथी। तो ये रचना क्या है कि लोग भूल गए किसको? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लोग भूल रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की आस्था खत्म हो रही है। तो इस तरीके से देखिए ये चीज कोई फैक्चुअल नहीं है, बस मैं आपसे याद करने के लिए बता रहा हूं साथी। आप ऐसा याद कर सकते हैं कि रघुवीर सहाय अर्थात रघुवीर जी को सारे लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लोग भूल गए हैं, है ना, उनकी कृतियों को। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि लोग भूल गए किसकी कृति है साथी? तो लोग भूल गए कृति किसकी बनेगी? रघुवीर सहाय की बनेगी। चलिए रघुवीर सहाय की कृति क्या होगी? लोग भूल गए, है ना। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए रघुवीर सहाय के साथी तो लोग भूल गए ये क्या क्या थी, इनकी कब आई थी? 1984 में आई थी। 1984 यानी कि 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय की कविता संग्रह क्या आया था? लोग भूल गए। ठीक है, और इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकादमी मिला था साथी इसी रचना के ऊपर। मैं बात करूं 2022 का किसको मिला था, तो 2022 का मिला था बद्री नारायण को। किसके लिए मिला था साथी? तो तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था, ये तुमड़ी के शब्द के लिए मिला था। चलिए आगे मैं अगर आपसे बात करूं मित्र, आगे हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक की ये क्वेश्चन है मित्र, और ये है गद्यांश के क्वेश्चन। और गद्यांशों के क्वेश्चन हर हर सेट में आपने देखा होगा 2 से 3 थे। और जैसे ही आपको गद्यांश मिले मित्र, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, इसके बाद गद्यांशों में हमें देखना चाहिए कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। जहां भी आपको वो चीज मिले वहां पे आपको ट्रिक लगाना है, फिर आगे उसको देखते हमको बड़े ही ध्यान से देखकर चलना है। देखिए क्या कर रखा, पहले हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं या फिर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या चीजें हमसे कहा, देखिए क्वेश्चन क्या रखा कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, अर्थात आपको शीर्षक बताना है, अर्थात उचित शीर्षक या चैप्टर का नाम आप क्या रखने वाले हो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से देखना। फिर कह रहा है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, यानी आपको ढूंढना है कि हिंदी में कब से निबंध शुरू हुआ। शायद ये आपको ये जो आपके सामने दिया रहेगा पूरा का पूरा पूरे पूरे पद्य की आप पढ़ेंगे गद्य को साथी, तो पूरे गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हिंदी निबंध का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, तो आगे कहा कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन, देखिए ये कुछ कथन दिया, ये तो खैर साथी पूरा हम ये पढ़ने के बाद पूरा संदर्भ बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या कहा कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, केंद्रीय भाव, अब यहां हमको ढूंढना रहेगा कि वहां पे गद्यांश में क्या चीज इसका मिल रहा है। देखिए आगे कहा कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन, चलिए ये भी तो पढ़ने के बाद मिलेगा। यानी उसने कह रखा था कि 12 तक था, तो हमने 12 तक देख लिया साथी, 12 तक हमने देख लिया। और हम चलते हैं गद्यांश में। देखिए क्या कह रहा है गद्यांश में, सुनिएगा। कह रहा कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है ना। लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एस के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्म शास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैविकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। देखिए निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ कहां से होता है, तो देखिए भारतेंदु युग लिख रखा है यहाँ पे, भारतेंदु युग और उनके सहयोगियों से, ठीक है, भारतेंदु और उनके सहयोगियों से लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कौन? हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में। ठीक है, आधुनिक युग में बात किया भारतेंदु और उनके सहयोगियों के द्वारा निबंध लिखने की। फिर क्या कहा, निबंध ही नहीं गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता का आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव, ठीक है, देखिए केंद्रीय भाव है। ठीक, क्या चीज कर रखा है, सुनिए, देखिए कह रहा मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, यानी स्वाधीनता की बात किया था साथी, तो एक क्वेश्चन यहां मिला आपको। देखिए आप अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे मित्र तो कहां आपको आएगा, ये चीजें आपको गद्यांश में दिखेगा और तुरंत वहां पे आप अंडरलाइन करोगे। अगली बार फिर एक बार क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा, हाँ यहाँ पे ये चीजें दे रखा था। ठीक है, फिर कह रहा है इस भाव के कारण
पारंपरिक की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं। फिर कह रहा सामाजिक संस्कृतियों का दबाव तथा अनुभव होता है, मनुष्य की संभावनाएं खुलती खुलती जान पड़ती हैं, इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रखा था। देखिए कह रहा कि आज प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। देखिए हिंदी साहित्य की बात तो नहीं किया है इसने, क्या निबंध की बात किया है, क्या गद्य की विधाओं की बात किया है, या रचनात्मक साहित्य की बात किया है साथी। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर निबंध की बात कर रखा है, निबंध की बात कर रखा है, जगह जगह आप देखेंगे निबंध की बात किया है ना, कई जगह आपको निबंध की ही बात किया है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं साथी कि ये निबंध वाला ही इसका सही होगा। देखिए कई जगह जगह आपको मिलेगा कि निबंध की ही बात किया है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा शीर्षक क्या होगा, निबंध क्या है। इस बात को हम बड़े आसानी से कह सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं कि सर इसका शीर्षक क्या होगा, निबंध क्या है। ये बिल्कुल ही सही होगा, निबंध क्या है। ठीक है, इससे बेस्ट कोई इसका नहीं हो सकता। इसका शीर्षक देखिए हिंदी साहित्य तो हो नहीं सकता, गद्य की विधाएं भी, रचनात्मक साहित्य नहीं, निबंध हो सकता है आराम से। देखिए फिर कहा हिंदी साहित्य में, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ था। अभी पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं। देखिए कह रखे कि हिंदी में निबंध का आरंभ कब से हुआ था, तो हमने देखा था तुरंत ही हमने वहां पे देखिए आपको क्लिक कराया था कि भाई देख लीजिए कहां पर कह रखा। देखिए भारतेंदु युग की बात किया था, भारतेंदु और उसके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, भारतेंदु युग। बिल्कुल ही भारतेंदु युग से ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए मैं आपको बता दूं साथी, जब भी आप गद्यांश करने जाते हो तो सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर आपका जैसे ही गद्यांश में आप पढ़ोगे आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, और वहां पे आप अंडरलाइन कर पाओगे और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अन्यथा एक बार गद्यांश पढ़ोगे फिर से आप जाओगे प्रीवियस में और फिर से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कई बार आना जाना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या है। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे या एस्से, देखिए एस्से इंग्लिश में ये लिखने में चीजें हैं, तो ऐसे कहते के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। असत्य आपको बताना, तो हाँ बिल्कुल ही भैया, कंपोजिशन और ऐसे के रूप में निबंध को ग्रहण किया ही जाता है। आगे कहा है कि निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख होता है। हाँ बिल्कुल ये भी चीजें तो होती है, हमने देखा ही है, पीछे अभी पढ़कर आया है। आगे कह रहा है कि निबंध शब्द का प्रयोग किसी किसी भविष्य की विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। इसीलिए तो किया जाता है ये सारी चीजें निबंध के लिखने के लिए। ठीक है, तो ये भी सही है। जब तीन सही है तो निश्चय रूप से ये हमारा गलत होगा। देखिए जब ये सही है तो हो नहीं सकते, तब इसने हमसे क्या असत्य पूछा था। इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं साथी, तो अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या। मैंने देखिए पीछे ही आपको जैसे हमने पढ़ा था वहां पे ही हमने आपको बताया था केंद्रीय भाव क्या। देखिए क्या लिखा था इसने, स्वाधीनता। तो स्वाधीनता ही यहाँ पे ऑप्शन में जहां होगा साथी वही हमारा जवाब होगा, स्वाधीनता। देखिए कह रहा आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, स्वाधीनता लिखने वाले हैं मित्र। क्या लिखने वाले हैं, स्वाधीनता लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, स्वाधीनता। देखिए कितना आसान था निबंध ये बनाना साथी, इसका गद्यांश देखिए। आगे कह रहा है भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन क्या है। गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है, या हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। देखिए यही चीज तो हम पढ़कर आए थे पीछे, यही चीज तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था। देखिए क्या कर रहा है, मैं एक बार इरेज कर देता हूं साथी, फिर आप सही से पढ़ पाओगे। देखिए क्या कर रखा था, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहा इसने, क्या रखा था, भारतेंदु और, देखिए भारतेंदु और उनके सहयोगियों, भारतेंदु और उनके सहयोगियों, देखिए भारतेंदु और उनके सहयोगियों की बात करूं, भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। निबंध निबंध ही नहीं गद्य की कई विधाओं का, देखिए सिर्फ निबंध ही नहीं कई विधाओं का प्रचलन हुआ था गद्य की, तो इसलिए हमारा ऑप्शन देखिए बी बिल्कुल ही सही, बहुत सही दिख रहा है कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ था। बिल्कुल ही सही है साथी, इस बात को हम कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा इसका क्या होगा, सही जवाब बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं, कह रहा इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला एक शब्द, देखिए यहाँ पे आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है मित्र, कौन सा होगा ये आपको बताना। देखिए उसी समय को, उसी समय मतलब क्या होता है, जिस समय की बात थी, तो तत्कालीन होता है। क्या होता है, तत्कालीन होता है, बिल्कुल ही सही होगा, तो तत्कालीन वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। तत्सम की आपसे बात करूं साथी, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं।
और संस्कृत से बिगड़े हुए शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो तद्भव के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप जानते हैं, ठीक है। देखिए तुरंत नहीं होगा, तत्काल भी नहीं होगा साथी, ना ही तुरंत होगा ना ही तत्काल होगा। देखिए आप मुझे बताइए, जो कवि तुरंत रचना करता हो उसे क्या कहते हैं, है ना। देखिए तुरंत मैं आपसे बात करूं तो तुरंत रचना करने वाला, तुरंत रचना रचना करने वाले कवि को क्या कहते हैं, रचना करने वाला, तुरंत रचना करने वाले को क्या कहते हैं साथी, कौन सा कवि, तो आसु कवि कहते हैं। इस बात को भी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको आसु कवि के नाम से जानते हैं, जो तुरंत रचना करता हो। चलिए अगले प्रश्न की आपसे बात करूं मित्र, तो अगले प्रश्न में देखिए कह रहा, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। क्या नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, या एक दिन बोलेंगे पेड़, या दो पंक्तियों के बीच। तो देखिए राजेश जोशी की मैं बात करूं आपसे साथी, काफी ही अगर मैं बात करूं तो दमदार कवि थे ये। इनकी मैं बात करूं साथी, देखिए क्या मिट्टी का चेहरा नहीं, ये तो ये इनकी ही रचनाएं हैं, जबकि ये तीन की तीनों रचनाओं की मैं बात करूं, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, या फिर मैं आपसे बात करूं एक दिन पेड़ बोलेंगे, तो ये इन्हीं की रचना है। लेकिन जो इनको साहित्य अकादमी मिला था मित्र, ये दो पंक्तियों के बीच पर मिला था, इनको दो पंक्तियों के बीच पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको, तो राजेश जोशी को मिला था साथी। चलिए अगले प्रश्न में देखिए कह रहा, रविंद्र सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। यानी सुरेंद्र वर्मा काफी इंपॉर्टेंट है ये साथी, इस बात को आप ध्यान रखिए और इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज रखिए साथी। ये लगभग लगभग कई बार इनको पूछा गया है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है साथी। देखिए सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया, क्या 95 में, 96, 97 या फिर 99। तो ये 1996 में पुरस्कार प्रदान किया गया था साथी। किसको, सुरेंद्र वर्मा की आपसे बात करूं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1996 में दिया गया था साथी। किसके लिए दिया गया था, तो मुझे चांद चाहिए, इस रचना के लिए इनको दिया गया था साथी। मुझे चांद चाहिए के लिए इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1996 में दिया गया था। इनके अन्य रचनाओं की बात करूं साथी, तो द्रौपदी इनकी अन्य रचना है, शकुंतला की अंगूठी है, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता इनकी काफी इंपॉर्टेंट रचना साथी, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुरेंद्र वर्मा को याद रखेंगे। आगे क्या है कि सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है साथी, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। चलिए आगे मैं बात करूं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमी स्वर में बोला, या वह धीमे स्वर में बोला। देखिए वे धीमे स्वर में बोला नहीं होगा, वे धीमे स्वर में बोले, यहाँ ये गलत है साथी, यहाँ पे वचन संबंधी गलतियां हैं। वह धीमे स्वर में बोले, वह नहीं वे होना चाहिए था, तब शुद्ध होता साथी। यहाँ कह रहा वे धीमी स्वर में बोला, वे धीमी नहीं, वह यहाँ होना चाहिए था, तब वह धीमी स्वर में बोला, ये सही होता। तो वह धीमे स्वर में बोला, ये बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही बनेगा। चलिए आगे आपसे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला कह रहा मोक्ष प्राप्त, है ना, शब्द का समास विग्रह, ठीक है। समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति का चिन्ह आएगा। देखिए आपसे मैं बात करूं समास की साथी, तो समास की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतया तो हमारे समास की अगर बात करूं तो 4 होते हैं, लेकिन अगर कुल समास की बात करूं तो आपके पास 6 होते हैं साथी। देखिए समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप में लिखना। किसी भी बात को संक्षेप में कहने के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है साथी, समास का यूज करना पड़ता है, ठीक है। समास का यूज करना पड़ता है, यानी विभक्तियों के चिन्हों को हम लोग हटा करके डायरेक्ट उन चीजों का यूज करते हैं, वो हमारा समास में आता है। देखिए कह रहा मोक्ष प्राप्त, अगर इसको मैं बात करूं तो कौन सी विभक्ति आएगी, तो मोक्ष प्राप्त का अगर मैं आपसे समास विग्रह की बात करूं तो साथी बनेगा क्या हमारा, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त, है ना, मोक्ष को प्राप्त। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, को प्राप्त, तो को आया है, और यही हमसे पूछा था कौन सा चिन्ह आएगा, तो को आएगा। देखिए अगर मैं आपसे चिन्ह की बात करूं, कारक की बात करूं साथी, तो कारक की कुल संख्या 8 होती है, और कुल संख्या 8 होती है किसकी, कारक की होती है। और कारकों को मैं बात करूं अगर साथी, तो परसर्ग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, परसर्ग भी इन्हें कहते हैं, कारक भी इन्हें कहते हैं। इनकी 8 संख्या होती है, कौन कौन सी होती है, कर्ता होता है साथी, कर्ता का ने होता है, कर्ता ने। फिर मैं आपसे बात करूं कर्म, कर्म का क्या हो जाएगा, को। करण की मैं बात करूं, करण, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान की अगर मैं आपसे बात करूं, संप्रदान की बात करूं साथी, तो संप्रदान की, ठीक है, को और के लिए होता है, को और के लिए होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, को और के लिए होता है साथी, इस बात को भी याद रखेंगे, को और के लिए।
ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो अपादान होता है। अपादान की बात करूं साथी, कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए। फिर मैं आपसे अगर बात करूं अधिकरण की, अधिकरण की बात करूं मैं आपसे, संबोधन की बात करूं साथी, संबोधन की बात करूं, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं कौन। अपादान का मतलब होता है क्या, अलगाव के लिए। से अलगाव जहां पे होता है साथी, से अलगाव जहां होता है वहां पे होता हमारा अपादान। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जहां पर भी डर की बात होती है साथी, तुलना की बात होती है, जहां भी डर की बात हो, तुलना की बात हो, ठीक है, उन सब जगह क्या होता है, अपादान होता है। इस बात को भी आप याद रखोगे। आगे अधिकरण साथी, तो इसके चिन्ह की बात करूं तो में और पर इसका चिन्ह होता है। संबोधन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, हे, ठीक है, अरे। तो ये सब क्या होता है साथी, ये संबोधन होता है। एक और बचता है आपका क्या, संबंध बचता है। संबंध का मतलब क्या हो जाएगा, का, की, के, ठीक है, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सब के सब होते हैं मित्र। तो आराम से आप बता सकते हो, मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह करने पर मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिए हमारा क्या होगा, मोक्ष को आ जाएगा। मुझे बताइएगा साथी, बैलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, बैलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे बात करूं दही बड़ा का क्या हो जाएगा, दही बड़ा, ठीक है। दही बड़ा का बात मैं करूं साथी, दही बड़ा का क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। दही बड़ा और बैलगाड़ी, क्या बैलगाड़ी का मतलब हो जाएगा बैलों के लिए गाड़ी या बैल की गाड़ी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सांप से सुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, घबराना या फिर क्या हो जाएगा, पछताना या असंभव असमंजस में पड़ना या फिर होश उड़ जाना। देखिए सांप छछुंदर की गति का मतलब होता है व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, वो समझ नहीं पाता चीजों को, इसका मतलब होगा क्या, असमंजस में पड़ना। इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए क्या कह रहा है साथी, ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है, और अलंकार मैंने आपको बहुत पढ़ाया साथी, कई बार मैंने बताया आपको ब्रीफली। देखिए क्या कह रहा है, अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, ये कह रहा है अनुप्रास में नहीं, वर्णों की आवृत्ति होती है भैया। वर्ण, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तरन तनुजा तमाल तगुर बहुछाया है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सब क्या आते, इसके अंदर र त आया था। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हैं। हाँ भैया मैंने आपको बताया था, श्लेष मतलब क्या होता है, चिपका हुआ होता है, और चिपका हुआ का मतलब होता है इसके दो से अधिक अर्थ निकलते, दो या दो से अधिक। जैसे मैं आपसे बात करूं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के कई अर्थ होते हैं। चूने की बात करूं तो चमक होता है, इसकी मोती की बात करूं तो चमक होता है, साथ ही चूने की बात करूं तो चूने के लिए पानी होता है, और इंसान के लिए पानी का अर्थ इज्जत या मर्यादा होता है। इसका मतलब हमारा बिल्कुल ही सही होने वाला है जवाब, क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, क्या भूषण है या फिर मतिराम है या फिर देव है, ठीक है, कौन है आपको बताना है कि कौन है इनमें से, भूषण, मतिराम, है ना। ललित ललाम की आपसे बात करूं किसकी रचना है साथी, ललित ललाम की बात करूं, ललित ललाम, तो ये रचना है किसकी, मतिराम की है, मतिराम की है, ठीक है। देव की बात करूं, क्या देव की है, हाँ तो बिल्कुल ही सही होगा साथी, ये देव की रचना है। देव की रचना क्या है, तो भाव विलास और रस विलास की बात करूं, ठीक है। ठीक है चलिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगले क्वेश्चन में देखिए क्या चीज कह रखा साथी। चलिए तो आज हमारे पास ये 20 क्वेश्चन ही रहे साथी। इन 20 प्रश्नों में आप हमें बताएंगे आपका स्कोर कितना रहा साथी, बड़ी ही ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर बताएंगे। और आगे और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपी पुलिस के साथी, जैसे मैं आपसे बात करूं रीजनिंग का हो गया और मैथ का हो गया, और इसके साथ ही साथ जीएस का हो गया, इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अवेलेबल है साथी। और भी बेहतरीन बेहतरीन तरीके के प्रैक्टिस सेटों का तैयार किया जा रहा है साथी, प्रैक्टिस सेटों को तैयार किया जा रहा है। उसमें खुद से प्रश्न छांटे जा रहे हैं कि किस लेवल तक के प्रश्न आपके सामने आए थे, ठीक है। तो आप हर रोज जुड़े इस प्रैक्टिस सेट से और इसका लाभ उठाएं साथी, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।